हेलो बच्चों। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अभी तक हम बच्चों मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे थे और 50 क्वेश्चंस जो मेंटल एबिलिटी के आते हैं तो उनकी सारी कैटेगरीज क्वेश्चन के टाइप्स मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इसमें जो सेकंड पार्ट है मैथमेटिक्स का, तो बच्चों हम मैथमेटिक्स के बारे में कि जो पार्ट है उसके बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें टोटल हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं। और जो ये मेरे पास है ये 2019 का पेपर है, तो मैं क्वेश्चनों को लेके चल रहा हूँ और आप पैटर्न भी समझते रहिए और क्वेश्चनों को भी समझते रहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इससे के पहले के 1 से 25 तक के क्वेश्चन हिंदी के थे, हिंदी ग्रामर के, और 26 से लेके 50 तक के प्रश्न जो है वो मैथ्स पे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग है, यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है और हमें 4 उत्तर दिए हैं। इन चारों में से कौन सा उत्तर हमारा सही है उसको हमने चूज़ करना है, चुनना है। तो प्रथम 5 विषम संख्या का योग, इंग्लिश में कहें तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए जो प्रथम 5 विषम संख्या हमें पूछी हैं, तो हमने अपने रफ में प्रथम 5 विषम संख्याएं लिख दी, यानी पहली जो 5 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से शुरू है, 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 हो गई, पहली 5 विषम संख्याएं हो गई। अब हमसे इनका योग पूछा है, यानी इनको जोड़ दो, ठीक है। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, 9 और 7 16, 5 21 और 3 24 और 1 25, तो हमारा आंसर हो गया 25, यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 25 हो गया। अब देखिए हमारा ये 4 उत्तर है, इसमें 25 है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका जो है सी आंसर सही होगा। अब देखिए बच्चों इसी पर बेस्ड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 सम संख्याएं हमारी जो शुरू होंगी वो 0 से शुरू होंगी, ठीक है। 0 क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है, जिसको इवन नंबर कहते हैं। 0, 2, 4, 6, ठीक है, और 8। प्रथम 4 सम संख्या ये है, इनका योग कर दो। 8 और 6 14, 4 18 2 20, और 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा, ठीक है। अगर हमें ये पूछा गया हो कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपने इनको लिखनी है और इनका योग कर देना है, ठीक है। 2 सवाल इससे बन गए। तो मैं इसी के बेस पे जो है जितने सवाल बन सकते हैं पॉसिबल उतने बता रहा हूँ। जैसे अब इसी क्वेश्चन में ये लिखते हैं वो कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। एक नया क्वेश्चन और बन गया कि पहली 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए। अब की बार औसत पूछ दिया हमें, तो आपने क्या करना है कि यहाँ तक तो यही करना है, पहली 5 विषम संख्या लिखी, उनका टोटल कर दिया 25, और 25 को 5 से भाग देना है, क्योंकि संख्या हमें कितनी पूछी गई, 5, तो 5 से भाग कर दो तो औसत 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कि पहली 5 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, तो पहली 5 सम संख्याएं हमने लिखी और इनको जोड़ दो, तो इनका जोड़ कितना आता है, 8 6 14 4 18 2 20 और धन 0 20, और 20 को हम 5 से भाग देंगे क्योंकि संख्याएं 5 है, ठीक है। इन सबको जोड़ो और जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दो, तो इनका औसत 4 आया, इसका औसत 5 आया। तो मैंने इसके 3-4 क्वेश्चन इसी बेस्ड पे बता दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, वो हमसे पूछ रहा है कि 1/2 धन 1/3 धन 1/5 का मान क्या होगा, यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है। द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इज़, 4 उत्तर दिए हुए हैं, ठीक है, यानी इनको जोड़ करके कितना आएगा, ठीक है। तो ये है बेटा फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न कहते हैं। हमारे पास 3 भिन्न हैं, तीनों भिन्नों को हमने जोड़ना है। तो भिन्नों का जोड़ का मेरे पहला वीडियो आप देख सकते हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। मैं शॉर्ट में बता दूं कि सबसे पहले भिन्नों को जोड़ते समय देखिए कि आपके पास कितने भिन्न हैं और उन भिन्नों का डिनोमिनेटर क्या है, यानी हर कितना है। तो पहली भिन्न का हर है 2, दूसरी भिन्न का हर है 3, तीसरी भिन्न का हर है 5, तो हर जो है इक्वल कर दो। एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भाग भी जाए और 5 का भाग भी जाए,
ठीक है, छोटी से छोटी, तो उसको हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी कि हमें 2, 3, 5 का लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। ठीक है, इनका जो है बेस हमें क्या करना है, इक्वल करना है। और बेस इक्वल करने का मतलब है लसाअ निकालना है। वैसे तो लघुत्तम समापवर्तन निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक शॉर्ट तरीका भी है कि जिन संख्याओं का आपने लघुत्तम समापवर्तन निकालना है उनको फाइंड आउट कर लो, यानी उनको चूज़ कर लो। 2, 3, 5 का निकालना है। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 5। ठीक है, आपने 5 का टेबल पढ़ते रहना है, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ते रहना है और इन दोनों से चेक करते रहना है। ठीक है, जैसे जैसे हम देखते हैं 5 एकम 5, 5 में 2 का भाग मिल जाता, 3 का मिल जाता। 5 दूनी 10, 10 में 2 का तो जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता। तो आगे टेबल पढ़ो, 5 चौको 20, 20 में फिर 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 में 3 का भाग और 2 का भी नहीं जाता। 5 छक्का 30, अब 30 पे रुक जाओ। 30 में 5 का भाग तो जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में है। ठीक, 2 का भाग भी जाएगा 15 बार और 3 का भाग भी जाएगा 10 बार। तो 30 ऐसी संख्या हो गई कि जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भाग भी जा रहा है। तो ये 30 को हम एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं 2, 3, 5 का। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक हमने निकाल दिया। दूसरा तरीका ये जो हम बताते रहते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, इसको आप देख सकते हैं कैसे मैंने एलसीएम निकाला। ठीक, तो लघुत्तम आ गया 30। ठीक है, अब हमने 30 यहाँ पे एक लाइन, लंबी लाइन ड्रॉ कर इसके नीचे 30 लिख दिया, यानी कि जो इनका 2, 3, 5 का लघुत्तम है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो पहली भिन्न है, पहली भिन्न का जो हर है 2, 2 का भाग 30 में देना है। ठीक है, तो 2 का भाग 30 में 15 बार गया और 15 के अंश से गुणा करने, 15 एकम 15, यहाँ पे 15 लिख दिया, धन की जगह धन। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 3 का भाग जो है 30 में देना है 10 बार, 10 एकम 10, यहाँ पे 10 लिख दिया। फिर यहाँ पे धन का चिन्ह, 5 का भाग 30 में देना है, 5 छक्के 30, 6 बार और 6 की अंश से गुणा करनी है न्यूमरेटर से, तो 6 एकम 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। 10 और 6 16, 16, 10, 26 और 5 31, यानी इनका टोटल आया 31, 31/30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 31/30 हमारा उत्तर है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 31/30 कहीं पर उत्तर नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए क्योंकि हमारा जो अंश बड़ा है, तो बड़ा है तो 30 से जो है भाग दे दो। यहाँ पर मैं देता हूँ 30 का भाग जो है 31 में दे दिया। ठीक है, 30 एकम 30। ठीक है, भाग देने पे 1 में से 0 गया 1। ठीक है, तो ये भाग देखिए हमारे पास, ये हमारा क्या है, भागफल आया और ये शेषफल आया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जिससे जो हमारा भाग गया भागफल, वो तो पूरी बार एक बार भाग गया, तो इसको हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। ठीक है, 1 सही, और जितना शेष आया वो अंश में आ जाएगा। ये शेष आ गया 1 और जिससे भाग दिया वो नीचे आ जाएगा, यानी 1 सही 1/30। ठीक है, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। 30 एकम 30 और एक 31, 31/30 सही है। तो 31/30 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/30। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारा उत्तर है कि नहीं है कहीं पर। देखिए ये है 1 सही 1/30। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है 45 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 45 मिनट्स ऑफ 1 आवर। ठीक है, 45 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। या इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सर आपको रोज़ 1 घंटा पढ़ाते हैं और किसी दिन आपको 45 ही मिनट पढ़ाया आपको। ठीक है, तो आपको जो है कितना परसेंट पढ़ाया, उस दिन कितना परसेंट पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, ये चीज़ तो मिनट में है और ये है घंटे में, तो दोनों को एक ही यूनिट में चेंज कर दो। ठीक है, यानी कि दोनों या तो मिनट में हो या दोनों घंटे में हो। तो बड़े को छोटे में बदलना आसान है, इसको मिनट को मिनट ही रहने दो और 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब हमारा सवाल हो गया 45 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 45 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। यानी कि 60 मिनट में से अगर मैं आपको 45 मिनट ही पढ़ाता हूँ तो आपको कितना परसेंट मैंने उस दिन पढ़ाया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत इजी है, इसको कैसे करेंगे आप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था कि 45 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। मैंने क्या किया, इस 1 घंटे को मिनट में भी बदल दिया, तो हमारा सवाल हो गया 45 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो
किसका? 60 मिनट का। कौन? 45। तो 45 को हम अंश में लिखेंगे और जिसका निकालना है 60 मिनट का, 60 मिनट को हम हर में लिखेंगे। तो हमारी एक भिन्न बन गई अब, ठीक है। 45 मिनट बटे 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिख दिया। अब मिनट से तो मिनट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा 45 बटे 60, ठीक। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक, जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हमने 100 का गुणा किया, प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर भी वैसे किया। 45 बटे 60 गुणा गया 100। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है। सरल करने के लिए देखिए आप, यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्योंकि गुणा में है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा 45 गुणा 10, 45 गुणा 10 और नीचे बचा हर में 6। इसको और सरल करना है अब, ठीक है। तो देखिए ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 का भाग 6 में भी जाता है, 45 में जाता है, यानी एक ही संख्या कॉमन है जिसको HCF बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। तो 3 से इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, एक शेष बचा 15, 3 पंजे 15, ठीक। अब ये हो गया 15 गुणा 10 बटे 2। तो हमने यहाँ पे लिया 15 गुणा 10 बटे 2। 2 से देखिए कोई संख्या इनमें से कट रही है, बिल्कुल ये कट रही है, 2 पंजे 10। अब हर में तो 1 बचा, ठीक है। अंश में 15 गुणा 5, 75 बटा 1, और 1 से भाग देंगे तो 75 ही आ जाता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 पंजे 75। और जो ये प्रतिशत का हम चिन्ह छोड़ दिया था हमने, इसको लिखते रहो, तो ये हो गया 75%, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको 1 घंटे में से कुल 45 मिनट पढ़ाया, तो कितना प्रतिशत पढ़ा है? 75%, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन इस तरह से हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अब इसमें 75% देखते हैं, 75% हमारा आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, 75%, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 देखते हैं। 29 में ये पूछ रहा है हमसे कि यदि एक वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, यदि एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। यानी हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है और हमें उसका एरिया निकालना है, यानी वर्ग का परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 60 मीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। अब बच्चों ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको परिमाप के बारे में पता होना चाहिए कि परिमाप क्या चीज़ होती है, ठीक है। किसी भी ज्यामितीय आकृति का परिमाप, ठीक है। तो कोई भी ज्यामितीय आकृति है, उसकी बाउंड्री का अगर हम, परि मैंने बाहर, बाहर की नाप, यानी बाउंड्री का सम, जो भी उसकी बाउंड्री उसको सम कर दो। अब यहाँ पे जो ज्यामितीय आकृति वर्ग है, यानी कि हमसे पूछा गया कि वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है? ऐसी 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं क्या हुई? बराबर हो गई, ये वर्ग हो गया। और इसका जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वर्ग है हमारे पास, और इसका परिमाप का मतलब है कि यहाँ ये पूरी बाहर की नाप, ठीक है, इनका टोटल कर दो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन सबको जोड़ दो तो हमें वर्ग का परिमाप मिल जाता है, ठीक है। और इन सब का टोटल है 60, इनका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन सब का टोटल है 60 मीटर, क्योंकि यही तो हमसे पूछ रहा होगा, वर्ग का परिमाप है 60 मीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये कितनी जगह घेरेगा ये, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल का हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है भुजा गुणा गया भुजा, यानी कि अगर हम ये एक भुजा होती है साइड, ठीक है। अगर हमें ये पता लग गया तो हम जो है इसकी क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक भुजा पता लग गई तो हम क्षेत्रफल, भुजा, इसको भुजा कहते हैं, ये भी भुजा हो गई, ठीक है। भुजा को भुजा से गुणा कर दो, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जो हमें दिया हुआ है परिमाप, परिमाप की मदद से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो जब इन सब का टोटल यहाँ से चारों भुजाओं का टोटल 60 है, तो मैं अगर 60 को 4 से भाग दे दूँ, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो एक भुजा 15 आएगी, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ठीक है। 15 चौको 60, 4 से भाग दे दिया तो भुजा मिल गई। भुजा मिल गई तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं,
क्षेत्रफल भुजा गुणा ये भुजा यानी 15 गुणा ये 15, 225 वर्ग मीटर। तो ये तो मैंने बताया मौखिक, कि मौखिक भी आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो सवाल को कैसे करेंगे आप देखिए। वर्ग का परिमाप ये हमें दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वर्ग का परिमाप हमें 60 मीटर दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, या हम कह सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग, ठीक है, चारों भुजाओं का योग वर्ग का परिमाप। तो 4 गुणा भुजा 60 मीटर है। इस 4 को यहाँ ले आओ भाग में, क्योंकि गुणा में है, यहाँ भाग में चल जाएगा। तो भुजा बराबर 60/4, यानी तो 60 को हम 4 से भाग देने जा रहे हैं, ठीक है। तो 15 चौको 60, 4 का भाग 60 में दिया तो 15 मीटर आ गया। ये 15 मीटर ये वर्ग की एक भुजा हो गई। चेक भी कर सकते हैं आप, 15 धन 15 धन 15 धन 15 60 मीटर वर्ग की भुजा आ गई। जब हमें वर्ग की भुजा मिल गई तो हम वर्ग का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल वो कितनी जगह घेर रहा है, तो भुजा को भुजा से गुणा कर दो, ठीक है। भुजा आई 15 मीटर और 2 बार है तो 15 मीटर गुणा गया 15 मीटर, 15 की 15 से गुणा करेंगे 225, ठीक है। और मीटर गुणा गया मीटर वर्ग मीटर कहलाता है, यानी मीटर गुणा में 2 बार है, ठीक हो। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा उत्तर जो है 225 वर्ग मीटर है या नहीं। बिल्कुल ये इसका बी आंसर सही है, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल था। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना था, तो परिमाप की मदद से हम पहले भुजा निकालेंगे और भुजा निकालने के बाद हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सवाल क्या है, यदि संख्या 25 और 30 का, मतलब दो संख्या हमें दी हैं, एक संख्या 25 है और एक संख्या 30 है। 25 और 30 का महत्तम समावर्तक 5 है, तो 25 और 30 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। पहले तो सवाल को ढंग से समझ दें। इफ़ द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 25 एंड 30 इज़ 5 देन एलसीएम विल बी। 4 उत्तर दिए हुए हैं, ठीक। तो हमें जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है दो संख्याएं 25 और 30, ठीक। 25 और 30 का जो महत्तम समावर्तक है 5, ठीक है। और 25 और 30 का हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है, ठीक। यानी कि हमें दो संख्याएं दिए हैं, कौन कौन सी, 25 और 30, और क्या दिया हुआ है 25 और 30 का महत्तम समावर्तक, ठीक है। महत्तम समावर्तक का मैं पुराना वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। महत्तम समावर्तक जो दी हुई संख्याओं हैं हमारी, अगर दी हुई संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको भाग दे, यानी 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो 25 को भी डिवाइड करे और 30 को डिवाइड करे, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। महत्तम समावर्तक का मैंने बहुत डिटेल एक में वीडियो बनाया, आप उसको ज़रूर देखें पहले। फिर हमें निकालना है 25 और 30 का लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक का मतलब है वो छोटी से छोटी संख्या जिनमें 25 का भाग भी चला जाए और 30 का भाग भी चला जाए, वो निकालनी है हमको। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए जब आपको दो संख्याएं दी हों, उनका मस दिया हो और लस निकालना हो, उनके लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो सूत्र क्या है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दें, तो उनका जो गुणनफल है वो उनका लस और मस के बराबर आएगा। कहने का मतलब मैं बताता हूँ आपको कि एक संख्या दी हुई है 25 और एक संख्या दी हुई है 30, इनकी गुणा करते हैं, 25 और 30 की गुणा करते हैं। 25 0 0, 25 3 75, इनका कितना आया, इनका गुणनफल कितना है 750। अगर मैं इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम भी निकालूं और एचसीएफ भी निकालूं, मतलब लघुत्तम समावर्तक भी निकालूं और महत्तम समावर्तक भी निकालूं और दोनों की गुणा कर दूं, यानी एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दूं, तो उनकी गुणा भी 750 ही आएगी। ये सूत्र है, ठीक। अब इसका इस्तेमाल यहाँ करते हैं कि
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणा गया महत्तम समावर्तक। यह हमारा हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको कर सकते हैं। ठीक, पहली संख्या 25 है, यहाँ दिया हुआ है। दूसरी संख्या 30 है, तो 25 गुणा 30 इनकी जगह हमने वैल्यू रख दी जो हमें दी हुई है, बराबर लसा में निकालना है तो लसा की जगह लसा लिख दो। गुणा गया महत्तम समावर्तक हमें दिया हुआ है 5, उसकी जगह 5 निकाल दो। अब हमारे इस यहाँ से हमें लघुत्तम समावर्तक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लघुत्तम समावर्तक इस गुणा 5 को इधर ले आओ बाईं तरफ, तो चूंकि गुणा में है तो यहाँ ये भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो 25 गुणा 30/5 बराबर लसा। अब इसको हल कर दो। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम क्या करें, 5 का भाग 25 में देते हैं, 5 पंजे 25, तो हमारे पास आया 5 गुणा 30 और 30 की 5 से गुणेंगे 150, तो लघुत्तम समावर्तक 150 आ गया हमारा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, देखो लघुत्तम समावर्तक आया हमारा 150 और महत्तम समावर्तक 5 दिया हुआ है, इनकी गुणा भी 750 आनी चाहिए। देखिए 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, देखो इनकी गुणा भी 750 आ गई। तो एक रूल है, ये नियम है कि अगर दो संख्याएं दी हुई हैं तो दोनों की गुणा किसके बराबर आनी चाहिए, उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल बहुत बार एग्जाम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहीं पर लघुत्तम दिया है तो महत्तम निकालना होता है, कहीं पर लघुत्तम और महत्तम भी दिया है और एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या निकालनी पड़ती है, तो सूत्र यही रहेगा। ठीक है, उसमें वैल्यू रखें आप, जो चीज़ आपको निकालनी है वो अपना मिल जाएगी। तो बच्चों ये जो 5 क्वेश्चन थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है तो मैं एक वीडियो में 5 ही क्वेश्चन को कवर कर पाऊँगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है 150। देखिए ये आंसर इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 30 का डी। ठीक, तो इस तरह से जो है बच्चों आज हमने 5 क्वेश्चन लिए इस वीडियो में, और बाकी के जो क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये कवर हो जाए। तो आज जो मैंने बताया बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, हालांकि ये जो है पेपर करा रहा हूँ, पहले इन सब का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक ये जो आयत का परिमाप क्षेत्रफल मैं पिछले वीडियो में खूब बता चुका हूँ, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस आगे के क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो आप इस जो आज मैंने करा है इनकी इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।